आपका स्वागत है साथियों। नमस्कार साथियों। काल चक्र को समझने के लिए हमें पहले अपने मनस को समझना होगा। मनस यानी अपना मन। मन जिसे अपन दिल कहते हैं, जो हमेशा धड़कते रहता है ना। ये मन जो है ये काल सापेक्ष है दोस्तों। अगर हमारा मन काल सापेक्ष है तो इसे हम कैसे जान पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो उसका मन का और उसके शरीर का या उसकी जो एहसास करने वाली जो जागृति है उसका संपर्क टूट गया। काल का एहसास उसके लिए रुक जाएगा। यानी अगर वो मन जागृत नहीं है तो काल से दूर हो गया। यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मन के लिए काल काम का नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि काल उस पर असर नहीं कर रहा है। काल चक्र का असर उस पर कंटिन्यू हो रहा है, पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो एहसास बंद हो गया। इसलिए जो हमारा मन है ये काल सापेक्ष है। दोस्तों थोड़ा सा हम अपने मन का विचार करते हैं। मन ये एक ऐसी दिव्य मशीन हमारे शरीर में दी है ना, परमात्मा ने या प्रकृति ने, जो जैसे हमारी धड़कन अविश्रांत चलते रहती है, धड़कते रहती है, बस उसी तरह जैसे हमारा सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जैसे हमारी ये सांसें चल रही है, बस इसी तरह ये जो हमारा मनस है, ये जो हमारा मन है, ये कंटिन्यू बिल्कुल विचार प्रोड्यूस कर रहा है। ये मशीन जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये कंटिन्यू विचार चालू है, जिसके ऊपर हम लोग का बस नहीं है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये विचारों को हम कंट्रोल में करें। ये ऐसी मेरी मन की अवस्था क्यों हुई है, मैं बेबस हूँ, ऐसा हमें बहुत बार लगता है। ऐसा हमने बहुत बार अपने आप में अनुभव किया है। यह हमारा मन हर पल बिना रुके कंटिन्यू चल रहा है, बस चल रहा है। पर अगर हम गौर से इसको देखें तो दोस्तों ये जो विचार हमारा मन प्रोड्यूस कर रहा है, ये विचार एक पावर है, विचारों की एक शक्ति है। और ये पावर ऐसी पावर है जो दूसरों में संक्रमित होती है। ये बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। ये पावर गांधी जी ने यूज़ की, ये पावर विवेकानंद ने यूज़ की, ये पावर हिटलर ने यूज़ की। ये पावर बहुत बड़ी पावर है। तो दोस्तों ये विचारों की जो पावर है, ये विचारों की जो शक्ति है, ये अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है जो प्रकृति ने हमें दी है। इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। और ये जो जन्म पत्रिका और कालचक्र, ये जो श्रृंखला है, इसमें हम इसी बात पर विचार करते हैं। दोस्तों मन को अगर हम गहराई से देखें तो हमें समझ में आता है कि इसके 5 सेक्शंस हैं। ये जो 5 सेक्शन से विचार बाहर जा रहे हैं, प्रक्षेपित हो रहे हैं, दुनिया में जो प्रक्षेपित हो रहे हैं, हमारे अंदर से विचार बाहर प्रक्षेपित हो रहे हैं, ये इन 5 सेक्शन से ही प्रक्षेपित हो रहे हैं। पिछले टाइम भी हमने देखा था कि ये 5 के अलावा छठवां या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 5 ही कैटेगरी है, 5 ही सेक्शंस है। तो अब इस 5 सेक्शंस को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये हमारे अंदर से आने वाला विचार कौन से कैटेगरी से आया है।
इन 5 सेक्शंस के नाम हैं। पहला है जड़ मनस या इसे मूढ़ मनस भी बोलते हैं। दूसरा है क्षिप्त, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और पांचवा है निरुद्ध। ये 5 कैटेगरी के अलावा छठवीं कोई कैटेगरी नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, कि जो इसके अलावा कोई कैटेगरी से कोई विचारों को प्रक्षेपित किया जा सके। तो अब हम अगर इन एक एक कैटेगरी का अगर सही ढंग से, सही मायने में अभ्यास करें तो निश्चित हमें कुछ जो भी हमारे कर्म है वो बदलने में सहायता होगी। इसमें पहला जो है सबसे निचला, उसे जड़ मनस कहा जाता है या मूढ़ मनस कहा जाता है। चंद्रमा, राहु, शनि और केतु, इन ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस को, ये जो जड़ मनस है, ये बाहर की ओर इस कैटेगरी से हमारे विचारों को, हमारी संवेगों को प्रक्षेपित करता है। जड़ मनस की जो कैटेगरी है उसमें से जो प्रक्षेपित होने वाले संवेग है या विचार है या जो पावर्स है हमारी, वो सारी इन ग्रहों की पावर्स एक्टिवेट होती है। बाकी भी ग्रहों की पावर्स एक्टिवेट होती है, पर उसको प्रक्षेपित करने में ये जड़ मनस की जो कैटेगरी है या जो ये सेक्शन है वो उतना सक्षम नहीं है। निद्रा, तंद्रा, मूर्छा, आलस एवं नशा, यह सब हमारे जड़ मनस के सेक्शन से प्रक्षेपित होने वाले संवेगों का मूर्त रूप है। ये जो जड़ मनस है ना दोस्तों, ये इसकी कैपेसिटी वो नहीं है कि जो बाकी ग्रहों के इम्पल्सेस को वो उतने ज़्यादा पावर से प्रक्षेपित कर सके। जैसे कि सूर्य हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, ये जो ग्रह है इनकी पावर्स को प्रक्षेपित करने की इसकी कैपेसिटी कम है। ये ज़्यादा कैपेसिटी रखता है चंद्रमा, राहु, शनि, केतु, ये पावर्स को, इनके इम्पल्सेस को वो बहुत ज़्यादा क्षमता में वो प्रक्षेपित कर सकता है। ऐसा ये जड़ मनस है दोस्तों। अब हम इसके दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, क्षिप्त मनस। ये क्षिप्त मनस जो है, इसकी जो संभावनाएं हैं, इससे इम्पल्सेस को बाहर प्रक्षेपित करने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा चंद्रमा, शुक्र, बुध, केतु, सूर्य, इन ग्रहों के इम्पल्सेस को प्रक्षेपित करने का सामर्थ्य रखता है। सूर्य, गुरु, शनि और राहु, इनके इम्पल्सेस को प्रक्षेपित करने में ये थोड़ा कमजोर सेंटर है, करता है पर उतने अनुपात में नहीं कर पाता। दिन में खुली आंखों से सपने देखना, अपने अंदर ही अंदर बहुत बड़े 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 ख्वाब बुनना, ऐशो आराम की जिंदगी चाहना, बस और कुछ मैं न करूं, सारी दुनिया करती रहे और मैं सिर्फ मेरी इच्छा से जीऊं। ये सारी जो मानसिकताएं तैयार होती है वो सब क्षिप्त मनस का ही मूर्त रूप है। भोगों के तीव्र महत्वाकांक्षाओं की इच्छा रखना, ये क्षिप्त मानस का पहला प्रधान गुण है। दोस्तों, हम सब मनुष्य जाति
जो एक सर्वसाधारण मनुष्य जाति है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, वो विक्षिप्त मनस के कैटेगरी में आते हैं। और यह क्रिया हमारे अंदर कंटिन्यू चालू रहती है। विक्षिप्त मनस दोस्तों दिन भर हजारों लाखों विचारों को प्रोड्यूस करता है, और ये विचार प्रोड्यूस करने में इसकी बहुत ज़्यादा शक्ति खर्चा होती है, बहुत सी पावर खर्चा हो रही है। और ये जो पावर है, ये पावर हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। इस पावर का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? तो उसमें का 2% विचार ही हम अपने कर्मों के लिए करते हैं, बाकी 98% विचार सिर्फ ऐसे ही उड़ जाता है। उस ताकत का कोई यूज़ ही नहीं होता। इस पे हमको सोचना पड़ेगा। एकाग्र मनस दोस्तों, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन ग्रहों के इम्पल्सेस को ये बहुत ही ज़्यादा अनुपात में प्रक्षेपित करता है। ये जो एकाग्र मनस की कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं, ये बहुत बुद्धिमान, विचारवंत, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, ये सब कैटेगरी जो है, जहाँ पर हमें अपने मन को एक जगह पर फोकस करना पड़ेगा, वो ऐसे सारे कर्म बिना एकाग्र चित्त के हो नहीं सकते। एकाग्र का मतलब ही है कि फोकस, जो हम बहुत बार कर नहीं पाते। एकाग्र मनस के कैटेगरी में भी बहुत से ग्रह पूरे के पूरे ही कार्यरत रहते हैं। सिर्फ शनि और केतु, इनके जो इम्पल्सेस है वो बाकी ग्रहों के मात्रा में थोड़े स्लो रहते हैं। मंगल भी इसके साथ है। निरुद्ध मनस, निरुद्ध मनस दोस्तों बहुत ऊपर की कैटेगरी है। गुरु, सूर्य और केतु, ये 3 ग्रहों से ये ज़्यादा इम्पल्सेस को प्रक्षेपित करता है। शनि भी इस कैटेगरी में बहुत सा प्रभाव डालता है, और बाकी जो ग्रह है वो भी अपने इम्पल्सेस यहाँ पर रखते हैं, पर उनका प्रभाव ये निरुद्ध चित्त वाले लोग अपने ऊपर होने नहीं देते। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि निरुद्ध चित्त होता क्या है, तो दोस्तों निरुद्ध चित्त पे किसी भी ग्रह का, किसी भी इम्पल्सेस का उतना बुरा परिणाम नहीं होता। उस पर सारे अच्छे परिणाम ही होते हैं। वो सिर्फ पॉजिटिविटी को ही खींचता है, निगेटिविटी उसके पास है ही नहीं। ऐसा निरुद्ध चित्त है। और वो प्रक्षेपित भी जो करता है वो भी पूरे पॉजिटिविटी के साथ ही प्रक्षेपित करता है अपना हर विचार। तो साधु, संत, महात्मा, ये जितने भी लोग हैं, इनके तरफ से जो भी विचार प्रक्षेपित होते हैं, ये निरुद्ध चित्त की वजह से होते हैं। और ये लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो जो भी बोलेंगे वो बात उनकी सच होने लगती है, क्योंकि प्रकृति उनके साथ है। आपको ये हमेशा लगेगा कि ये क्यों करना है हमें, ये सब जान के हमको ये जानकारी रख के करेंगे क्या। तो दोस्तों एक साधारण इंसान की एक जन्म कुंडली लेते हैं, जिसके अंदर बुध और राहु का जड़ योग है। तो दोस्तों जिस किसी व्यक्ति के पत्रिका में ये बुध और राहु एक घर में बैठे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? उसके पीछे का कार्य कारण भाव कुछ तो होगा। प्रकृति ने उसको एक घर में ये 2
ग्रहों को क्यों डाला, तो ऐसे क्या कर्म होंगे, ऐसा उसका क्या कर्म कारण भाव होगा, इसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कर्मों की वजह से उन कर्मों की इच्छा रखकर उसको आज यानी अब उसे ये कॉम्बिनेशन मिला। तो इसमें बहुत अगर हम गहरे से विचार करने लग जाए, इसका सही में अगर हम कारण ढूंढने निकले, तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है। मोटा माटी तौर पे आएगी, बहुत डिटेल्स में नहीं आएगी, पर फिर भी हम ये जान सकते हैं कि भाई इसका ये मानसिकता होगी पिछले टाइम, उस वजह से उसको प्रकृति ने इस टाइम ये कॉम्बिनेशन दिया। ये बुध राहु की जो युति है दोस्तों, इसके जो इम्पल्सेस आए, इसमें कई पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस व्यक्ति के जीवन में अगर हम डिटेल्स में जाकर देखने जाए, तो हमको ये देखना होगा कि ये जब इसका जन्म हुआ तब इसके जो इम्पल्सेस है, ये आद्रा से आए या शतभिषा से, ये रेवती से आए कि पुनर्वसु से, कौन से नक्षत्र से फिल्टर होकर उस क्षण इम्पल्सेस आए, फिर ये कन्या राशि से आए या वृश्चिक राशि से, ये सारे फिल्टरों से होते हुए ये कॉम्बिनेशन बना है। वो अलग फिल्टर कुछ अलग व्यक्तिमत्व को बनाएगा। ये अलग व्यक्तिमत्व इसलिए बनेगा कि उसने पिछले जन्म में कुछ वैसे काम किए होंगे, बहुत बार अपमानित हुआ होगा, बहुत बार अपने खुद के बुद्धिमत्ता के ऊपर उसको अपमानित होना पड़ा होगा। लोगों ने उसे बहुत बार मूर्ख बोला होगा, बहुत समाज ने उसको लताड़ा होगा। पैसे के लिए वो मर जिया होगा। एक एक पैसा कमाने के लिए उसको बहुत वक्त बिताना पड़ा होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। बहुत सारी दुर्दम्य महत्वाकांक्षाएं उस टाइम अंदर जमा होते गई, और फिर वो सारे महत्वाकांक्षाओं का जो परिणाम है, वो परिणाम ये कॉम्बिनेशन लेके अब धरती पर फिर से इनका आगमन हुआ है। तो अब देखते हैं उस टाइम के मानसिकता के हिसाब से उसको कॉम्बिनेशन देके भेजा। यानी ये कॉम्बिनेशन पाने की उसकी खुद की ही अपनी अंतः प्रेरणा थी, उस टाइम नहीं कर पाया, इसलिए इस टाइम लेकर आया। बहुत तड़प कर प्रकृति से इच्छा की होगी, उसके जो बुद्धिहीनता के ताने पड़े होंगे उस वक्त, बार बार उसने अपने आप को कोसा होगा कि मैं क्यों इतना मूर्ख पैदा हुआ हूँ, क्यों मुझे अक्ल नहीं आई है, क्यों मुझे समझता नहीं है। ये जो बार बार उसने अपने ही मन में अपने आप को तैयार किया, तो उस चीज़ों का अभी उसको फल है ये। अब बुध उसके पत्रिका में है और वो राहु के साथ है। राहु बोले तो फोर्स, राहु बोले तो महत्वाकांक्षा है, राहु बोले तो मायाजाल, राहु बोले तो सब धुआं ही धुआं। पिछले टाइम बहुत दरिद्रता देखी होगी। माया क्या होती है देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। ऐश्वर्य क्या होता है देखा ही नहीं होगा। और जिनका दूर से ऐश्वर्य देखा होगा, वह लालसा लेके मरा होगा कि मैं ये कब भोग पाऊंगा, मुझे ये सब कब मिलेगा। ऐसी दुर्दम्य महत्वाकांक्षाएं रखकर उसने देह त्यागा होगा। तब कहाँ ये कॉम्बिनेशन लेकर अब प्रकृति ने उसको वापस भेजा कि बेटा
चल अभी आगे भोग ले, जो जो तेरी इच्छाएं थी आजमा ले। कुंडली के हर अलग अलग घर का, अलग अलग दशाओं का, अलग अलग स्थितियों का हमारी विचारधाराओं पर अलग अलग भिन्नता के साथ असर होता है। संपूर्ण जीवन में नक्षत्रों के, उनके ग्रहों के दशाओं और अंतर्दशाओं के वक्त के, अलग अलग वक्त के अलग अलग भिन्न भिन्न हमारी मानसिकता डेवलप करने के लिए परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। जैसे जैसे मानसिकता बनेगी वैसे वैसे फिर कर्म बनेंगे, और जैसे जैसे कर्म बनेंगे वैसे वैसे हमारा मन डेवलप होते जाएगा। अच्छे बुरे जो भी बन रहे हैं, जो भी हमको उसके रिवर्स आते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन का खेल हर पल चलता है। अब ये जो व्यक्ति है जिसके किसी पर्टिकुलर घर में बुध और राहु का युति हो गया, यानी दोनों एक ही घर में आ गए, कॉम्बिनेशन हो गया, अब ये व्यक्ति की संभावनाएं कितनी अपार बढ़ जाती है। ये हैकर बन सकता है, तो ये बहुत बड़ा मानव जाति के लिए कल्याणप्रद काम करने वाला कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है। ये कोई सीरियल किलर बन सकता है, या ये कोई देश का जासूस बन सकता है, कोई रहस्य कथाओं का लेखक बन सकता है, तो कोई कॉमेडी कलाकार बन सकता है। अलग अलग संभावनाएं हैं। अब ये उस पर निर्भर करता है, और उसकी सारी अंतर इच्छाओं पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि उसको क्या बनना है, उसको किस दिशा में जाना है। वो अपने इच्छाओं को, विचारों को कंट्रोल में कर कर अपने कर्मों को बदल सकता है। तो क्या प्रेप्सा, चिकीर्षा, जिहासा, इन सब महत्त्वों के रिसीविंग सेंटर्स का अभ्यास करके, उनको समझकर, क्या वो व्यक्ति इस काल चक्र के ऊपर कुछ कंट्रोल ला सकता है? महत्त्व से रिसीव हुए और बाद में प्रक्षेपित हो रहे बुध और राहु के ये इम्पल्स, क्या वो अपनी इच्छा से, अपने कंट्रोल से, अपनी मानसिकता को बढ़ाने के लिए परिवर्तित कर सकता है? इस काल चक्र पे थोड़ा सा ही सही, कुछ ही अंशों में सही विजय प्राप्त कर सकता है। साथियों, अगर व्यक्ति ये कर सकता है तो उसके जीवन में आने वाली आगे की सारी घटनाओं को भी वो कंट्रोल में कर सकता है। वह अपनी किस्मत अपनी इच्छा से जरूर थोड़ा बहुत सही पर बना सकता है। वह कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि सीरियल किलर बनने की बजाय वह किसी देश का जासूस बन जाए, हैकर बनकर दूसरों का नुकसान करने की बजाय कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी इंसान के लिए या मानवता के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सके। असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीन पावर्स जो प्रकृति ने हमें डेवलप करके दी है, और इसे और आगे डेवलप करना है। इन तीनों का सही मायने में, सही ढंग से अगर हम उपयोग कर ले तो फिर देखना ही क्या, दुनिया अपनी है। ये तीनों पावर्स हर एक के पास है।
किसी को अनुपात में कम होंगी, किसी को ज़्यादा होगी। वो ग्रह तारों के कॉम्बिनेशन की वजह से वैसा लग रहा होगा, पर हर कॉम्बिनेशन को, हर इम्पल्स को हम अपने आप में बदल सकते हैं। इन संभावनाओं के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हम उनको डेवलप कर सकते हैं, बस उसका दिल मानना चाहिए। तो हमारा ये जो दीवाना दिल है दोस्तों, इसमें अगर हम ये संकल्प करें कि जो प्रकृति की ये सारी पावर्स, ये सारी ऊर्जाएं जिनका हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा और फोकस होकर, उस पर और थोड़ा फोकस करके हम जीने की अलग ढंग तैयार करें, तो सक्सेस तो हमारे पास है दोस्तों। और इसमें का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इंसान को उसकी जन्म पत्रिका उसके भगवान ने या प्रकृति ने नहीं दी है, ये उसके ही इच्छाओं के, उसके ही कर्मों का फल है जो उसे मिला है। अगर ये सच है तो अब हम अगर कोई इच्छा रखते हैं, अगर हम कोई अच्छा कर्म करना की बात सोचते हैं और उस पर हम लोग अभ्यास करके, फोकस करके अगर हम वो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। कर्म बदल जाएगा तो प्रारब्ध बदल जाएगा, प्रारब्ध बदल जाएगा तो वक्त बदल जाएगा। इन संवेगों को देखकर, उन पर फोकस करके, उन विचारों को अपने कर्मों से कंट्रोल करके, साधना करके इस पर विजय प्राप्त करें। क्या हमें किस्मत के बहाव में बहते रहना है, या जन्म पत्रिका के ग्रह तारे देखकर, उसके अंदाज लेकर, उसके अनुसार हम अपने कर्मों को बदल कर इस काल चक्र पर विजय प्राप्त करके कालजयी बनना है? यह आपको ठहराना है दोस्तों। धन्यवाद।